हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लाया हूँ। देखिए आप लोग भी, मैं इसको ये क्लास मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों के लिए भी मैं रखा हूँ। क्या लिखा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए भविष्य अनिश्चित काल। इसका मीन्स क्या होता है? भविष्य अनिश्चित काल। देखिए किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को जानकारी रखने के लिए हमें कुछ उसकी पहचान तो जरूर होगी। तो उस पहचान के लिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन, पहचान लाया हूं। क्या कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आए वहां पर क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या कहता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, पहचान? कि यही कहता है कि जिस वाक्य के अंत में क्या आए, गाय, गिए, गे, इस तरह से कोई वर्ड आए तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अभी मैं आपको रूल्स नंबर फर्स्ट बताना चाहता हूं या बता रहा हूं कि जिस वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, कहने का मतलब यहाँ पर कोई कुछ तो जरूर है कि जो आपको इंडिकेट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि जिस वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो। फर्स्ट पर्सन में आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ तो थोड़ा पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं। फर्स्ट पर्सन में वी आता है, आई आता है। इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? शैल लगता है। कहने का मतलब यहां आपको रूल्स नंबर फर्स्ट यही बताना चाह रहा है कि जिस वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का क्या आया हो, सब्जेक्ट आया हो, कौन सा सब्जेक्ट? वी या आई आया हो, तो उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग होता है। और उसके बाद क्या बताना चाह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब यहां पर इंडेफिनिट में, कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। सीधी सी बात यही है कि आप एक ही लाइन में जानिए कि जिस वाक्य में फर्स्ट पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट आया हो, चाहे वो वी हो चाहे वो आई हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैल का प्रयोग कहाँ होता है और विल का प्रयोग। ये क्लियर हो, आज आप लोग क्लियर हो जाइएगा ये फार्मूला देख करके कि आपको केवल एक ही बात बता रहा है, कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो। यहां पर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ओनली फर्स्ट फॉर्म का बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन का बात कर रहा है, उसी के साथ शैल का प्रयोग होता है। और इसके विपरीत सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा? जब यहां शैल का प्रयोग हो रहा है तो वहां विल का प्रयोग होगा। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी फर्स्ट पर्सन का हो, आई और वी के साथ हमेशा हमें क्या लगाना है? शैल लगाना है। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है? विल लगाना है। बस ये कंफ्यूजन कभी आपका होना ही नहीं चाहिए। बस सीधी सी बात यही है कि फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है तो शैल, अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का अगर कोई पर्सन है, सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या रहेगा? विल का प्रयोग होगा। बस दो ही लाइन का आपको जानना है, ठीक है। मैं इस एक्सप्लेन को मैं सॉर्ट आउट करके आपको दे रहा हूं फार्मूला में। क्या कह रहा है फार्मूला? मैं डायरेक्ट ही उस सब्जेक्ट को लिख दिया हूं कि क्या कहता है कि सब्जेक्ट हमारा कि फर्स्ट फॉर्म का, चाहे वो वी हो चाहे वो आई हो, ये सब्जेक्ट हमारा क्या हमारा है? ये सब्जेक्ट। कौन सा? चाहे वी आया हो चाहे आई आया हो, उसके साथ का क्या प्रयोग होता है? ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग होता है। वही यहां पर आपको बता रहा है। ये
फर्स्ट पर्सन और वी और आई हो तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। तो शॉर्ट आउट में मैंने क्या लिख दिया है? वी स्लेश आई प्लस शैल। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब यहां पर यह भी आपको ध्यान देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहां पर आईएनजी, थर्ड, सेकंड ऐसा कुछ नहीं, इंडेफिनिट है तो आप जान लीजिएगा कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो हमारा क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसा कि आपको पता है कि अंत में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, जो भी रहता है, हम उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के बाद ही लिखते हैं। तो वही हुआ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फार्मूला तैयार होगा। किस बेस पर? इस एक्सप्लेन के बेस पर। आप लोग देखिए, आप लोग फार्मूले को पढ़िएगा, उसको अपने पास याद करिएगा, लेकिन जो आपका एक्सप्लेन दिया गया है उसे जरूर पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपको बताया गया है किस पर्सन के साथ कहाँ लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, और ये जो है आपको एक ही लाइन में शॉर्ट आउट कर दिया गया। तो ये भी आप 2-3 बार पढ़ेंगे और जब ये आपको कुछ समझ में आएगा तो उसके बाद आप शॉर्ट आउट में आ जाइएगा, फार्मूले पर आ जाइएगा। बस एक ही लाइन को आपको ध्यान देना है, बाकी आप इस फार्मूले के बेस पर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि 2 एग्जाम्पल आपके सामने है। तो क्या है पहला एग्जाम्पल? हम विद्यालय में एक मधुर गीत गाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ट्रांसलेशन में पहचानना होता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस सेंटेंस को एक बार या 2 बार जरूर पढ़ेंगे। एक बार 2 बार पढ़ने के बाद जब समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है या कौन सा टेंस है, किस टेंस का टेंस है, कहने का मतलब कि पास्ट में है, फ्यूचर में है और क्या कहते हैं प्रेजेंट में है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। पता चला हम विद्यालय में एक मधुर गीत गाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने प्रेजेंट में लगा दिया। आप अगर देख रहे हैं पास्ट में लगा दिए तो ये ऐसा नहीं, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब हमें इस सेंटेंस को समझना है कि ये प्रेजेंट में बोल रहा है या पास्ट में बोल रहा है या फ्यूचर में बोल रहा है। जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे है वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, तो हमें यहाँ गे मिल गया। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब हमारा उस वाक्य का टेंस क्लियर हो गया तब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मस्त एकदम मजे से फार्मूले पर आना है, मजे से रूल्स पर आना होगा। उसको पढ़ करके आप 2-3 बार पढ़े रहेंगे तो अपने कंसेप्ट आपका क्लियर ही हो जाएगा। तो ट्रैक से आप तुरंत आप क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपका ये दोनों क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है? हम विद्यालय में एक मधुर गीत गाएंगे। जब हमें टेंस पता चल गया तो हमें क्या करना है? हमें फार्मूले पर आना है। हमारा ये फार्मूला क्या कहता है? हमारा ये सेंटेंस क्या कहता है कि कौन सा सब्जेक्ट है? तो हमारा ये सब्जेक्ट है हम, यही तो हुआ ना। तो हम किस पर्सन में है? तो आपको पता होना चाहिए हम जो है फर्स्ट पर्सन में। तो यहां पर आपको बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो आपका उस फर्स्ट पर्सन के ऑक्सिलरी वर्ब शैल का यूज होता है। किसका यूज होता है? शैल का यूज होता है। और जब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो हमें उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया। बाकी आपको दिख ही रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम विद्यालय में एक मधुर गीत गाएंगे, तो हम की अंग्रेजी आपको हो गई वी, और वी यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन में आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग होता है।
तो वी सेल, और यहाँ पर आपका सिंह दिया गया, सिंह जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सिंह हमारा जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो हमारा हो गया वी सेल सिंग एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग, कहां पर, विद्यालय में, इन द स्कूल। कहने का मतलब है मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी शैल सिंग ए स्वीट सॉन्ग इन द स्कूल। ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या, एग्जाम्पल। अभी मैं आप लोगों को दूसरा सेंटेंस देता हूं, ये भी फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन का है तो आपको तुरंत देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब कुछ आपको सीखना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट में रखना ही होगा, अपने माइंड में सेट करना ही होगा कि सेल के साथ क्या लग, हम लोग भी पढ़ते थे तो कभी कभी कंफ्यूजन होता था कि अरे विल का प्रयोग कहाँ होगा, सेल का प्रयोग होगा। तो ये ऐसा होता था कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग, बाकी हमको टेंशन नहीं, बाकी जो भी आएगा हम विल लगाएंगे। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा। तो हमें केवल दो सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी का सब विल, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका क्या आ गया है, मैं आपका कौन सा पर्सन में आएगा, फर्स्ट पर्सन में। सेम इसी कंडीशन में हमको कर लेना है। ये कंडीशन आपका, ये कंडीशन यहां भी फॉलो होगा। तो क्या, मैं बाजार में ये कलम खरीदूंगा, ठीक है खरीद लो भाई, लेकिन खरीदूंगा, खरीदा नहीं है, खरीदूंगा। कहने का मतलब यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब हमें ये मालूम हो गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या है, ये वाक्य है, तो हमें सब्जेक्ट जब आई मिल गया या मैं मिल गया, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और सारे चीजों के बारे में बहुत ही आसानी से ये फार्मूला आपको दे देगा। तो हमारा क्या हो गया, आई के साथ क्या लगता है, यहां आपको बताया है सेल। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई सेल। अब खरीदूंगा, ये गा का तो हो गया सेल। खरीदना, खरीदने का बाई, खरीदना का मतलब बाई। आई सेल बाई क्या, एक पेन, ए पेन, कहां पर, इन द मार्केट, बाजार में। हमारा एक टोटल हो गया, आई सेल बाई ए पेन इन द मार्केट। कहने का मतलब कि यह थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, आई सेल बाई ए पेन, ए पेन इन द मार्केट। तो कहने का मतलब इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। हमें देखिए, जब हमें पढ़ना है, जब हमें कुछ करना है, तो हमें थोड़ा सा तो किताब तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा, थोड़ा तो वीडियो ये जो आपके टीचर बताते हैं उसको, उनकी बातों को ध्यान देना ही होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और बड़े अच्छी तरह से पढ़िए। आपको मिल रहा है, एक्सप्लेन के साथ मिल रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी बड़े आनंद से पढ़ते होंगे। और जो भी मेरी कमियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आता है, वो कमेंट में आप लोग देंगे तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और बाकी मैं अपनी तरफ से तो बहुत ईजी करके, बहुत ही एक्सप्लेन करके, बहुत ही बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और आप भी बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिएगा। आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं कल आप लोगों के लिए रूल्स नंबर 2 लाऊंगा, और वो 2 क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब विल का रहेगा, क्योंकि आप आज सेल्फ फर्स्ट पर्सन का सेल पढ़ चुके हैं। अभी मैं कल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होने वाला विल लाऊंगा। आप लोग भी पढ़िएगा, आनंद से रहिएगा, खूब मजे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।